Hi guys, welcome you all. I am your biology teacher Anmol Mishra and the topic we are going to discuss is oogenesis. हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है oogenesis, जिसमें जो ऊ होता है इसका मतलब होता है ओवा, एग और ओवम, ठीक है। और जो जेनेसिस होता है इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो एग ओवा या ओवम है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। ये फॉर्म होने के बाद ओवा एग या ओवम ये फॉर्म होने के बाद क्या होता है, ठीक है। इसके सारे एक एक स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एक डायग्राम फॉर्म करके, जिससे आपका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है oogenesis को लेके डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। दैट आई कैन मेक यू श्योर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो oogenesis होता है इसके बारे में मैं एक बेसिक पॉइंट्स कुछ बताना चाहती हूँ इसके स्टेप्स स्टार्ट करने से पहले। तो जो oogenesis है, जैसा कि इसमें ओवा एग या ओवम फॉर्म हो रहा है, तो ये किस में होगा, ये होगा सिर्फ फीमेल्स में, ठीक है, ये मेल्स में नहीं होगा। और ये जो oogenesis होता है ये स्टार्ट हो जाता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज किसको कहते हैं, जब एम्ब्रियो के फॉर्म में फीमेल चाइल्ड जो है, फीमेल जो होती है, फीमेल बेबी गर्ल, वो जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होती है अपने मदर के वूम में, तब उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि वो अपने मदर के वूम में ही जितने भी ओवा हैं वो ओवा सारे के सारे फॉर्म कर लेती है, जितने भी उसको फॉर्म कर ले हैं, नंबर ऑफ ओवा फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसका मतलब कि बर्थ होने के बाद आफ्टर बर्थ एक भी ओवा नहीं फॉर्म होता। आफ्टर बर्थ नो ओवा इज फॉर्म। जो भी बनना होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बन जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या होता है, ये प्रोफेज वन, प्रोफेज वन क्या है, प्रोफेज जो है ये सेल साइकिल में जो मियोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस जो फेजेस होते हैं उसमें एक मियोसिस होता है, उसका एक स्टेप है। तो प्रोफेज वन पे ये स्टॉप हो जाता है इसका डिवीजन। और ये प्रोफेज वन पे स्टॉप हो गया जब इसका ग्रोथ, इसका डिवीजन जो भी है, तो ये फिर कब रिज्यूम होता है, उसके बाद प्रोफेज वन तक ये स्टॉप रहेगा बर्थ होने के बाद। उसके बाद प्यूबर्टी स्टेज जब आएगी, प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद इसका जो ग्रोथ है जो प्रोफेज वन पे स्टॉप हुआ था वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि प्रोफेज वन के आगे अब डिवीजन होगा, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये प्रोफेज वन क्या है, प्रोफेज वन मियोटिक डिवीजन है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, किस टाइप के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, वो दो टाइप के, वो दो टाइप के जो सेल होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक तो नहीं होंगे क्योंकि ह्यूमन की बात हो रही है। और हमारी बॉडी में जितने भी सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में भी यहाँ पे हम नहीं डिफाइन करेंगे। जो हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं और रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं। इन दोनों सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों सेल में ये डिफरेंस होता है कि जो सोमैटिक सेल होता है ये हमारे पूरी बॉडी सेल्स में होता है, ठीक है। पूरी बॉडी सेल्स हमारी जो होती हैं ये सोमैटिक सेल्स होती हैं। और जो हमारा रिप्रोडक्टिव यानी जो गैमीट होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, गैमीट दो टाइप के होंगे ना, मेल्स में होंगे स्पर्म और फीमेल्स में होंगी ओवा। ये दोनों सेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहे जाते हैं, ठीक। तो जो बॉडी सेल्स होते हैं यानी कि सोमैटिक सेल्स होते हैं वो शो करते हैं माइटोसिस, ठीक। और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ये शो करते हैं मियोसिस, ठीक। माइटोसिस एंड मियोसिस। अब ये माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है, जो माइटोसिस होता है इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन,
दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो भी सेल फॉर्म होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। यानी एक सेल है उससे दो सेल फॉर्म हुए, ठीक है, उससे दो सेल फॉर्म हुए, यानी कि ये 2n था तो ये भी 2n रहेगा और ये भी 2n रहेगा। लेकिन मियोसिस में क्या होता है कि ये कहलाता है रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस कर देता है, रिडक्शनल डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक सेल है तो ये 4 सेल्स में डिवाइड होगा, ठीक। तो ये था 2n, तो जो ये चारों सेल फॉर्म हुए ये n n n n होंगे, ठीक। और ये चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, इसके 4 फेजेस होते हैं। पहला जो फेज होता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेज, सेकेंड फेज इज कॉल्ड मेटाफेज, और थर्ड फेज जो होता है उसको बोलते हैं एनाफेज, और फोर्थ फेज होता है जिसको बोलते हैं टीलोफेज, ठीक है। तो इन चारों फेजेस में जो सेल है वो फुली एक डिवाइड होके एक नया सेल फॉर्म कर लेता है। तो जो ओवा है उसका ग्रोथ कहाँ पे रुका था, प्रोफेज 1 पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये प्रोफेज 1 पे रुका था और कैसे प्रोफेज 1 तक भी पहुंचा था। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं oogenesis की, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स हो गए। अब इसका क्या होता है कि सबसे पहले एक सेल होता है, ठीक, बहुत छोटा सा सेल होता है जिसको बोलते हैं ऊगोनिया। ये ऊगोनिया क्या करता है, स्टार्ट करता है मियोटिक डिवीजन, ठीक। ये मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कर देगा और उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है, पहला बड़ा होके जो इसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte है ये और डेवलप होता है, ठीक, ये और बड़ा होता है। तो ये सेल तो बड़ा हुआ, साथ साथ में क्या होगा, इसके चारों तरफ और भी सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म हुआ, इसके चारों तरफ सेल फॉर्म हो गए। तो ये जो सेल फॉर्म हुए इन सेल्स को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स, इनका नाम होता है ग्रेन्युलोसा सेल्स। और ये जो सेल है ये क्या बन गया, अब प्राइमरी oocyte बन गया प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा अपने नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। इसका जो नेक्स्ट स्टेज होगा कि जो अंदर प्राइमरी oocyte है, ये जो है ये अभी प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte तो डेवलप हो रहा है, उसके अलावा उसके चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता देती हूँ कि जैसे ये पहले एक लेयर था प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में एक और लेयर आ गया, इसको अब क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल, क्योंकि ये डेवलप हो गया है और इसका एक और लेयर फॉर्म हो गया, ठीक। और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये अंदर वाला लेयर है, ठीक है, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, और ये बाहर वाला लेयर है। तो जो बाहर वाला लेयर है इसको बोलते हैं एक्सटर्ना, इसको हम थीका कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के हम थीका कह सकते हैं। और ये जो बाहर वाला थीका है इसको बोलेंगे एक्सटर्ना, और जो अंदर वाला थीका है इसको बोलेंगे इंटरना, ठीक। तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप होता है और इसके अंदर जो सेल है यानी कि जो प्राइमरी oocyte है वो क्या बना दिया, वो तो साथ में है, उसके चारों तरफ एक कैविटी डेवलप हो गई, ठीक। इस कैविटी को बोलेंगे एंट्रम, इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। और ये एंट्रम जो है इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है जिससे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। बट ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थे ये अभी गायब नहीं हुए हैं, ये हैं और ये साइज में बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है, ये साइज में बड़े होते जा रहे हैं। तो ये जो थर्ड स्टेज बना, मतलब ये ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म होने के बाद ये इसको बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल। और अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ये जो टर्सरी फॉलिकल है यहाँ पे ये जो अब अंदर जो सेल है
ठीक है। ये अंदर जो सेल है ये क्या करता है, ये जो सेल है इसको कहेंगे अब सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया क्योंकि डेवलप हो गया और ज़्यादा ये, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte बन गया। प्लस यहाँ पे जो मियोटिक डिवीजन का फेज 1 था, मियोटिक डिवीजन का फेज 1 था वो कंप्लीट हो गया, यानी मियोटिक डिवीजन 1 और 2 दो फॉर्म में होता है ना, तो ये मियोटिक डिवीजन का फेज 1 कंप्लीट हो गया, यानी कि मियोटिक डिवीजन फर्स्ट कंप्लीट हो गया, चारों स्टेजेस फॉर्म हो गए, ठीक है, प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो सारे फेजेस हो गए। तो ये जो टर्सरी फॉलिकल है अब ये 2 फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 होंगे टोटल, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक बना ये छोटा सा होगा, इसको बोलेंगे पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, और एक मेन सेल बनेगा जिसमें क्या होगा, उस मेन सेल में जो ये एंट्रम कैविटी थी, ये एंट्रम कैविटी और बड़ी हो गई, ठीक है, और इसके चारों तरफ जो लेयर है वो ग्रेनुलोसा सेल्स का वो और मैच्योर हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ हुई, इसके चारों तरफ लेयर वो बड़ी हो गई, प्लस ये जो सेकेंडरी oocyte है इसने क्या किया, अपने चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर लिया, ठीक है, चारों तरफ एक लेयर फॉर्म कर लिया और इस लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पोलर बॉडी बन गई और ये जो लेयर बना मैच्योर होके टर्शरी फॉलिकल का बड़ा वाला सेल, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है, और यहाँ पे बना है एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्यों फॉर्म होता है, क्यों चारों इक्वल साइज के सेल नहीं फॉर्म होते हैं, क्योंकि जिससे जो एक मेन सेल डेवलप हो रहा है, एक टर्शरी फॉलिकल जो ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप हो रहा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, वो उसके पास स्कार्सिटी ना हो न्यूट्रिशन की, ठीक है। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट स्टेज। ये जो होता है ये क्या होता है इसमें कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है अब क्या होगा, ये रप्चर होगा, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो रहा है यहाँ पे, ये रप्चर हो रहा है। तो रप्चर क्या होगा, तो क्या होगा, रप्चर होगा जब, तो इसके अंदर जो ओवा है या जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte, और जब ये बाहर आएगा तो ये एक सेल होगा और इसके चारों तरफ थोड़े थोड़े से ग्रेनुलोसा सेल्स लगे होंगे, ठीक है, और ये जो बना बाहर निकला सेकेंडरी oocyte इसी को अब हम बोलते हैं ओवा, ठीक है, अभी तक ओवा नहीं था, ये अब ओवा बना, ठीक। तो जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवा को रिलीज करता है तो ओवा कहाँ पे रिलीज होता है, ओवा रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट में। और ये जो प्रोसेस है ग्राफियन फॉलिकल से ओवा का रिलीज होना, दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया। अब इसके बाद 2 फेजेस आएंगे, इसके 2 डेस्टिनेशंस होंगे, या तो 2 चीज़ें हो सकती, इसके 2 फेट होंगे। ये जो ओवा है पहला केस ये होगा, फर्स्ट केस इज दिस कि ये फेलोपियन ट्यूब में गया और फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद इसको क्या मिला, स्पर्म मिल गया, ठीक, स्पर्म मिल गया ओवा को। तो क्या होगा जब स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा जाइगोट, ठीक है, जाइगोट में मिलेगा। बट ये जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ था, जब इसने ओवा को रिलीज कर दिया तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम सुना है ना, कहाँ पे होता है, कब डेवलप होता है, बड़ी कंफ्यूजन रहती है इसको लेके।
तो ये डेवलप होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओव्यूलेशन से, वो मैं बता देती हूँ, तब यहाँ पे इसका फिट एक्सप्लेन करूँगी। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है, ये रिलीज करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। एंडोमेट्रियम लाइनिंग, एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहाँ पे होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो यूटरस होता है उसका जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम की उसको मेंटेन करके रखता है। क्यों मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो जाइगोट है ये जाएगा जब यूटरस में तो ये इम्प्लांट होता है वहीं पे जाके। ठीक है, वहीं पे जाके इम्प्लांट होगा, यानी कि इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस वहीं पे होगी। तो अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग नहीं रहेगी तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो फिर आगे डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बेबी का। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो फेट हुए होंगे ना, जैसा कि मैंने बताया था कि जाइगोट बन गया जब स्पर्म मिला, और ये स्पर्म गया कहाँ पे, यूटरस में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे जाके ये इम्प्लांट हो गया। ठीक, इम्प्लांट होने के बाद क्या होगा, एक डेवलपमेंट हो जाएगा एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा फेट है उसमें क्या होगा, ओवा नहीं मिले, अरे स्पर्म नहीं मिलेगा, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म अब नहीं मिला। तो एक ड्यूरेशन तक ये ओवा ने वेट किया उसका, और जब नहीं मिला तो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा और कॉर्पस ल्यूटियम को भी पता चल जाएगा कि स्पर्म नहीं मिला है, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होगा तो क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रिलीज होगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर हो जाएगी। ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो रप्चर हो जाएगी, और जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर होगी तो क्या होगा, इसके बाद एंडोमेट्रियम लाइनिंग रप्चर होने के साथ साथ में जो ओवा है प्लस ओवा ये भी क्रश होके रप्चर होके रिलीज हो जाएगा, शेड हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये पूरा फेट है oogenesis से कैसे होता है, कैसे मेंस्ट्रुएशन तक पहुंचता है जो ओवा होता है। ठीक, तो ये था oogonia। ठीक है, इसका मियोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte बना, और ये प्राइमरी oocyte जो होता है यहीं पे होता है इसका प्रोफेज 1, यानी कि इसी स्टेज पे प्राइमरी oocyte बन के ही ये स्टॉप हो जाता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो डेवलपमेंट होती है वो कहाँ तक होती है, प्राइमरी oocyte तक। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्राइमरी oocyte तक डेवलपमेंट होता है ये, और इसके आगे का जितना भी डेवलपमेंट है ये कब हो रहा है, प्यूबर्टी के पास हो रहा है। ठीक है, प्यूबर्टी जब आ जाती है उसके बाद होता है। तो ये फेट है पूरा कि कैसे oogonia से ओवा बनता है, और आगे ओवा कैसे रप्चर होता है और मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, और अगर नहीं रप्चर होता है तो कैसे जाइगोट बनता है। ठीक है, आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू।